नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और शाम को बज गए हैं 7 और हम आज शुरू करेंगे इतिहास की क्लास में गुप्त साम्राज्य का इतिहास, यानी कि गुप्ता एम्पायर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इतिहास पढ़ रहे हैं तो शुरू से इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से हमारे इतिहास की पूरी क्लास को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक इतिहास की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से इन चीज़ों को देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित आपकी क्लास रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का वीडियो आपको प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे, आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। चलिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य क्या था, कैसे था, इसका उदय का वह सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो प्राचीन इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें जो संगम काल है, संगम काल में चेरी हुआ, चोल हुआ, पांड्य हुआ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तरह इन नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो नदियां हैं, कृष्णा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कन्याकुमारी, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और हम लोग ऐसी तरह से पढ़ेंगे, हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकी माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे और उन्हीं सारे बिंदु को समझेंगे जो हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, गुप्त वंश की अगर बात करें तो इसका शासन कब चला था। गुप्त वंश का लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व ईस्वी तक क्या हुआ, इनका शासन चले, यानी गुप्त वंश का लगभग 275 से 550 ईस्वी तक क्या हुआ, इनका शासन चला। इसमें कौन कौन शासक हुए गुप्त वंश में, ये हुए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। इनके बाद आते हैं घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनकी पत्नी कुमार देवी होती है चंद्रगुप्त की पत्नी, और दूसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पत्नी होती है दत्ता देवी, ठीक है। और इन्होंने ही क्या, समुद्रगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें पढ़ना है कि कांच तथा रामगुप्त, कांच तथा रामगुप्त आए। इसके बाद आए गुप्त वंश के 6वें शासक, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनकी पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी या कुबेर नागा। और इसके बाद आते हैं कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी। इसके बाद आपको पढ़ना है स्कंद गुप्त, फिर पढ़ना है पुरुगुप्त, फिर कुमार गुप्त द्वितीय, इसके बाद बुधगुप्त और विष्णुगुप्त को हमें पढ़ना है इस क्लास में। इन सारी चीज़ों से जो राजा हैं उनकी पत्नियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, इनका नाम था श्रीगुप्त, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को समझे। तो इनका जो कार्यकाल था 319 से 335 ईस्वी के बीच था चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल। इसने क्या किया था, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, यानी कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, यानी कि 319 ईस्वी में क्या किया, 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। और 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी क्या किया था, प्रारंभ किया था। आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो हमारा प्रश्न बनता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वही हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से हमें परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, बाकी फालतू चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ें, क्योंकि समय कम है, परीक्षा नज़दीक आने वाली है। इसलिए हम सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से क्या होगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी चैनल पर आपके लिए एक और नई खुशखबरी है कि आपको पर डे, यानी कि हर संडे को यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की भी क्लास चलाई जाएगी, जो आपको प्रति संडे शाम 8 बजे आपको मिलेगी इसी चैनल पे। चलिए, समुद्रगुप्त के बारे में बात करें, जो प्रश्न बनता है हमारा यहाँ से, तो इसका जो शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी तक।
इस इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो थे, हर्षेड के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। किस में? प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हर्षेड की है। हर्षेड की प्रयाग प्रशस्ति है। इसी में क्या का समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के में क्या? अश्वमेध यज्ञ वाला जो घोड़ा था उस पर क्या था? वो प्रिंट था, ऐसा सिक्का जारी किया। और उपाधि इनको क्या मिला था? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय। जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 375 से 415 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। इनसे जो आपके प्रश्न बनते हैं, ये मेहरौली स्तंभ का संबंध है। किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ से संबंध है। और बात करते हैं तो इनको ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि किनको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था जो रजत सिक्का जारी किया था। और इन्हीं के काल में, इन्हीं के समकालीन आया था चीनी यात्री, जिसका नाम था फाहियान। चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कहाँ आया था? भारत आया था। चलिए अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे, तो इनके जो नवरत्न थे इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक थे वररुचि। वररुचि थे इनके दरबार में, जिनको जो व्याकरण के क्या है? जनक कहा जाता है। व्याकरण के जनक वररुचि। इसके बाद कालिदास है। कालिदास कवि और लेखक है। आपने कहानी भी सुनी हो कि जिस पेड़ पर बंदा बैठा था उसी पेड़ को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। ठीक है। इसके बाद धन्वंतरी। धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा विभाग से है। धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा विभाग से। और एक थे शंकु। शंकु का जो संबंध है वास्तुकार से, जो चित्रकार थे वो क्या? शंकु थे। एक वारामिहिर। वारामिहिर जो है खगोल विज्ञान से, ज्योतिष से, जो खगोल विज्ञान के बारे में बताते थे, वारामिहिर। इसके बाद घटकपर। घटकपर क्या? कूटनीतिज्ञ थे। इसको कूटनीति बहुत अच्छी आती थी घटकपर। और अगला हमारा है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। और एक है अमर सिंह। अमर सिंह क्या है? एक कोषकार थे। कोषकार मतलब कि होता है कि जो आपके पैसे की देखरेख करते हैं, उसके बारे में इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। इसके बाद अगला है छप्पड़क। छप्पड़क क्या है? फलित ज्योतिषी है छप्पड़क। ठीक है। इसके बारे में अगर आगे हम चर्चा करें तो स्कंदगुप्त को अंतिम रूप से पराजित किया था कौन? स्कंदगुप्त ने होड़ों को अंतिम रूप से पराजित किया। स्कंदगुप्त ने होड़ों को क्या किया? अंतिम रूप से पराजित किया था। और गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो जो अभिलेख है इसके बारे में समझते हैं। कुमार गुप्तकालीन अभिलेख और स्कंद गुप्तकालीन अभिलेख, दो चीज़ों को पूछा जाता है। तो कुमार गुप्तकालीन जो अभिलेख है, धनदेव ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश। दूसरा है वैग्राम ताम्रपत्र यानी कि बोगरा बांग्लादेश। और तीसरा आपका अभिलेख है दामोदर यानी ताम्रपत्र यानी कि दिनाजपुर बांग्लादेश। और अगला हमारा है वत्सभट्टी रचित, वत्सभट्टी रचित वंशधर अभिलेख जो प्राचीन मालवा है। और अगला हमारा है गढ़वा अभिलेख जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और अगला हमारा है करमदंडा अभिलेख जो एटा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और अगला हमारा जो अभिलेख है कुमार गुप्तकालीन वो है मनकुंवर अभिलेख जो प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश। और अगला हमारा है तुमैन अभिलेख जो ग्वालियर उत्तर प्रदेश में। ग्वालियर का मतलब झांसी उत्तर प्रदेश। बात करते हैं स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है, एक है जूनागढ़ अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआईपी क्वेश्चन आपका। जूनागढ़ अभिलेख किनसे संबंधित है? स्कंदगुप्त संबंधित है। एक है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात से है। और स्कंदगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख है। भीतरी कहाँ है? गाजीपुर जो सैदपुर भीतरी है वहीं पर एक
अभिलेख है, स्तंभ लेख है। कभी गाजीपुर जाएगा तो भीतरी में जरूर आप वहाँ जाएंगे देखने के लिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको भीतरी अभिलेख कहा जाता है, जो क्या स्कंद गुप्त से संबंधित है। और अगला हमारे सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख रीवा यानी कि मध्य प्रदेश संबंधित है। और अगला स्कंद गुप्त संबंधित अभिलेख जिसका नाम है एरड़ अभिलेख, जो सागर मध्य प्रदेश समय से है। तो जूनागढ़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है आपका एरड़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी क्वेश्चन, जो बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है अभिलेख। इन चीज़ों के बारे में भी आप इसको नोट करते रहेंगे। जब वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन एक कॉपी ले लीजिए, चीज़ों को नोट भी करते रहिए, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें याद हो रहा है। अगर आपको क्लास का वीडियो PDF चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाएंगे, उस चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां से आपको पर डे क्लास की जो PDF होती है आपको वहां प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं प्रशासनिक जो इकाई थी, इस इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो भुक्ति भोग यानी कि प्रांत, और जो प्रांत के जो प्रमुख थे इनका नाम था उपरिक या भोगपति, उपरिक या भोगपति। जो विषय था इस जिला का जो था प्रमुख, उसको विषयपति कहते थे। और विथी का मतलब नगर, जो नगर के प्रमुख थे इनका नाम था विथी महतर, विथी महतर। जो सबसे छोटा है लास्ट में ग्राम का मतलब गांव, और गांव का जो प्रमुख था वो ग्रामिक होता था। क्रय और विक्रय की जो इकाइयाँ थी, स्वर्ण का सिक्का जिसे दिनार कहा जाता था, चांदी का सिक्का जिसे रूपक कहा जाता था, और तांबे का सिक्का जिसको मासक कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में दिनार, रूपक, मासक 3 सिक्के को चलाया गया था। स्वर्ण का मतलब दिनार, चांदी का मतलब रूपक, और तांबे का मतलब क्या होता है मासक। इस सिक्कों को चलाया गया था। इनका काम था क्रय और विक्रय के लिए। चलिए बात करते हैं कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो आपके परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम है यहाँ से भी ये महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो जो कुमार संभव है, एक कालिदास की रचना है। एक क्या है, एक महाकाव्य है। दूसरा है रघुवंश क्या है, ये भी महाकाव्य है। और अगला हमारा ऋतु संहार, ये क्या हमारा खंड काव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य है। और मेघदूत क्या है, ये भी क्या हमारा खंड काव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, कालिदास के नाटक है। और अगला हमारा है विक्रमवर्षीय, ये भी क्या है नाटक है। और अगला है मालिकाग्नि मित्रम, ये भी क्या है हमारा नाटक है, जो कालिदास द्वारा रची गई रचनाएं हैं। इनके बारे में भी क्या परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम समझते हैं, भारत में मंदिर निर्माण का कला भी कहाँ शुरू हुआ था, गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण का कला, जितने मंदिर बन रहे हैं ये कब प्रारंभ हुआ था, गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। तो गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर बनाया गया था, इनके बारे में जान लेते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कहाँ है, महासमुंद छत्तीसगढ़ में है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो क्या गुप्तकालीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये क्या है ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बाद भूमरा का मंदिर कहाँ है, नागौद है मध्य प्रदेश में। इसके बाद है नचना ठाकुर का पर्वती मंदिर कहाँ है, पन्ना है मध्य प्रदेश में। सब गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, गुप्त काल में ही मंदिरों को बनवाया गया था। एक है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर। और अगला हमारा है भीतरगांव। देखो एक भीतरी अभिलेख गाजीपुर में, जो भीतरगांव है, भीतरगांव का कानपुर में, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर क्या है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर एक भीतरी अभिलेख है, वो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगर बात करें तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।